Hello friends, welcome to Vers Tutorials. It is a platform to educate yourself. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपके लिए लेके आए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम यानी कि एसएसपी, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपके हर स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को वीडियोस में। तो अब तक हम आपकी इस सीरीज़ में आपको प्रोवाइड करा चुके हैं आपके 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स और साइंस की वीडियो, और इसके साथ साथ ही क्लास 6th की एसएसटी की हिस्ट्री की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो अगर आप उन वीडियोस में से किसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक वर्स ट्यूटोरियल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और दरअसल आज बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन आपके लिए लेके आया है क्लास 7th के सोशल स्टडी चैप्टर को, जिसमें हम पढ़ेंगे उसका हिस्ट्री पार्ट। और इस चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, मतलब कि 1000 साल के बीच में कैसे बदलाव आ जाते हैं उसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और कैसे वो 700 से लेकर 1750 तक वो बदलाव आए हैं उनको ही इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाने वाला है। साथ ही दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये आपकी पूरी बुक की भूमिका आपके सामने रखने वाला है, मतलब इंट्रोडक्शन पूरी बुक का ही रखने वाला है। आप जो पूरी बुक में आप पढ़ेंगे आगे उसको एक छोटा सा रिकॉल देने के लिए चैप्टर आपको दिया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। दरअसल मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि एक मैप तो ये है मेरे पास और दूसरा मैप ये है, और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला मैप है ये कहाँ का है। मुझे ये तो पता है कि सेकंड वाला मैप इंडिया का है, लेकिन ये फर्स्ट वाला मैप कहाँ का है? तो आप देख के बता सकते हैं कि मैप कहाँ का है? सोचिए दोस्तों, आपको इसका आंसर पता होगा। दरअसल ये जो मैप है ये मैं खुद देख के आश्चर्यचकित हूँ कि ये मैप भी इंडिया का ही है। ये दोनों ही मैप इंडिया के हैं। दरअसल फ़र्क सिर्फ क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस इज़ दैट 1154 सीई में अरब जियोग्राफर अल इद्रिसी ने ये मैप जो फर्स्ट वाला है वो बनाया था, जबकि 1720s में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे जिन्होंने ये सेकंड वाला मैप बनाया था। अब दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस होने के बाद कितना डिफरेंस आ जाता है किसी भी जगह के मैप में। दोनों एक ही जगह के मैप है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। दरअसल जो फर्स्ट वाला मैप था वो मैंने अभी सीधा रखा हुआ है। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ, ये अब इंडिया का मैप हो सकता है। दरअसल ये जो मैप है इसमें जो नीचे छोटा सा आप गोला देख रहे हैं ये गोला श्रीलंका को रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्लैक पर वाइट शेड हो रखी है ये वाला जो पार्ट है ये सी को या ओशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैप आपस में कितने डिफरेंस है। तो इसी तरीके से बदल जाता है इतिहास जब समय बीतता है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम उन चीज़ों को देखेंगे जो समय के साथ बदलती हैं। दरअसल हम जानेंगे कि नई और पुरानी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। दरअसल जब भी किसी टेक्स्ट को हम लिखते हैं एक समय में, एक पीरियड में, और उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो नए आने वाले पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि वही शब्द किसी और ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाने लगे, मतलब उसका अर्थ जो है वो बदल जाएगा कुछ समय के बाद। आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये बात प्रूव्ड है। कैसे? उसके लिए आप एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए हम एक शब्द ले लेते हैं, एक वर्ड ले लेते हैं फॉरेनर, या हिंदी में कहूँ परदेसी या विदेशी। तो पहले समय में ये जो वर्ड था ये उनके लिए यूज़ किया जाता था जो स्ट्रेंजर होते थे, यानी कि अजनबी होते थे। मान लीजिए आपके गांव में किसी दूसरे गांव का कोई आदमी अगर आ जाए तो वहाँ के लिए परदेसी हुआ। तो इस तरीके से फॉरेनर का यूज़ होता था। लेकिन अब फॉरेनर कहाँ यूज़ होता है आपको पता होगा, जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं उनके लिए हम फॉरेनर यूज़ करते हैं। तो हो गया ना कितना डिफरेंस। तो इसी तरह से डिफरेंट
डिफरेंस आ जाता है टर्मिनोलॉजी के बीच में। यानी कि आपने कभी सुना होगा कि परदेसी परदेसी जाना नहीं गाना, तो वहाँ पे वो जो जिसे परदेसी कह रही है वो दरअसल स्वदेशी ही है, लेकिन क्योंकि उसने पुराने फॉरेनर को ध्यान में रखकर ये बात कही है तो उसके भाव बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके से समय बीतने के साथ साथ टर्मिनोलॉजी भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम पढ़ेंगे कि हिस्टोरियंस क्या होते हैं। दरअसल इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं, वो स्कॉलर्स होते हैं जो स्टडी करते हैं उन चीज़ों पे जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि जो भी बात आर्कियोलॉजिस्ट ने बताई है उसके ऊपर वो दोबारा से शोध करके या उसको स्टडी करके हमें सही बात सच्चाई निकाल के देते हैं। हिस्टोरियंस इस हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ करते हैं और वो जो सोर्स होते हैं उन्हें हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पुराने समय में यूज़ किए गए कॉइन्स या इंस्क्रिप्शंस दरअसल किसी भी मेटल पे या स्टोन पे लिखी हुई चीज़ें होती हैं या बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनसे हम हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। साथ ही इसका सोर्स हो सकता है आर्किटेक्चर, यानी कि कोई भी सभ्यता अगर नष्ट हो गई थी उसके नीचे बची हुई जो उसके खंडहर होते हैं उनसे हम आर्किटेक्चर का पता लगा लेते हैं और हिस्ट्री को लिख देते हैं। साथ ही इसमें मदद कर सकता है टेक्सचुअल रिकॉर्ड या मैन्युस्क्रिप्ट दरअसल टेक्सचुअल रिकॉर्ड ही होता है, एक तरीके से देखा जाए तो वो पेपर्स पे लिखा हुआ रिकॉर्ड होता है। लेकिन दोस्तों मैं इन दोनों चीज़ों को अलग समझता हूँ, क्योंकि टेक्सचुअल रिकॉर्ड कोई लिखित भी हो सकता है और साथ ही टेक्स्ट किसी बात को कहा गया भी हो सकता है। क्योंकि 13 सेंचुरी में उसकी से लेकर 16 सेंचुरी के बीच का जो पीरियड है इसमें पेपर की बहुत अच्छी प्रोवाइड हुआ लोगों को, लेकिन उससे पहले पेपर उतना अच्छा प्रोवाइड नहीं होता था। कभी आपने सोचा है कि जिस पेपर को आप बिना किसी यूज़ होने पर ऐसे ही फाड़ के फेंक देते हैं, वो पेपर एक समय में लोगों को मिलता भी नहीं था लिखने के लिए। तो इसीलिए हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि हमें अपने भविष्य के लिए भी तैयार होना चाहिए और भविष्य में ऐसा समय ना आए कि हमें पेपर ना मिले। तो इस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हैं अपने पास्ट में और अब जानते हैं कि हमारे पास्ट को हम कैसे देखते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी बुक में एक और पॉइंट है, आर्चिव्स। दरअसल आर्चिव्स क्या है? जब हम बहुत सारे हिस्टोरियंस की बातों को इकट्ठा करके संग्रहित करके या उनके प्रूफ्स को संग्रहित करके एक जगह रख देते हैं, या किसी भी सभ्यता के किसी भी सिविलाइजेशन की चीज़ों को इकट्ठा करके रख देते हैं किसी एक प्लेस पे, तो वो जो प्लेस है वही आर्चिव्स है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखने वाला प्लेस क्या है? आर्चिव्स है। हमारे यहाँ भी ब्रिटिशर्स के लिए और अमेरिकन्स के लिए कुछ आर्चिव्स बनाए गए हैं जिसमें उनके चीज़ों को हम संग्रहित करके रखते हैं। तो इस तरीके से आर्चिव्स को हमने जान लिया है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या हैं। दरअसल सामाजिक और राजनीतिक जो समूह थे वो अलग अलग तरीके से थे। कैसे? दरअसल जो उस समय का शासन था वो राजपूतों का था, यानी कि हिंदूज की अगर मैं बात करूं तो वो राजपूतों का शासन था। राजपूत का मतलब होता है जो राजा का बेटा है, उस समय राजा का बेटा ही शासन करता था। तो 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक 18th to 14th सेंचुरी में ये जो टर्म था वो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो लोग वॉरियर्स होते थे, यानी कि जो लड़ाई लड़ते थे, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, उन लोगों के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता था। लेकिन ये रूलर्स के लिए मैक्सिमम था, क्योंकि वही लोग रूल करते थे जो लोग लड़ाई करते थे। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे ग्रुप भी थे भारत में जिन्होंने यही काम किया, क्षत्रिय होने का प्रमाण दिया, जैसे मराठास, सिख्स, जाट, ओम्स और कायस्थ। ये सारे के सारे जो थे इन्होंने भी उस अपॉर्चुनिटी का खूब लाभ उठाया। उसके साथ साथ ही इनकी वजह से ज़मीन बहुत ज़्यादा घटती चली गई, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उतनी ज़्यादा जो क्रॉप लगाने के लिए जगह होती है वो कम होती जाती है। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने टिलिंग करके
और ज़मीन बनाई जिसके ऊपर वो खेती कर सकते थे, और वही लोग पीसेंट कहलाए यानी कि किसान कहलाए। दरअसल फार्मर का ही एक तरीके से कह सकते हैं सिनोनियम है कि पीसेंट। तो किसान जो थे उन लोगों ने ज़मीन को जो है उपजाऊ बनाया ताकि खाने के लिए अनाज भी उगाया जा सके। इस तरीके से सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप हमारे यहाँ क्या हुए, ग्रो हुए। उसके बाद दोस्तों हम ये जानेंगे कि रीजन और एम्पायर्स किस तरीके से डेवलप हुए। दरअसल अगर हम बात करें रीजन और एम्पायर की, तो वो भारत में तब से फैलना शुरू हुआ, मतलब एम्पायर साम्राज्य तब रखे गए जहाँ यहाँ पे चार्ल्स, तुगलक, मुगल ये सब लोग यहाँ पे आए। एक संस्कृत प्रशस्ति है जिन्होंने कहा कि सुल्तान के गयासुद्दीन बालबन का जो साम्राज्य था, जो एम्पायर था, वो बंगाल जिसे उस समय गौड़ा कहा जाता था उसे से लेके गजनी जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद है वहाँ तक, और साथ ही दक्षिण भारत जिसे उस समय द्रविड़ कहा जाता था, वहाँ तक का सारा साम्राज्य जो था वो किसका था, सुल्तान गयासुद्दीन बालबन का। तो उस समय ऐसी बात कही गई, मतलब इतना बड़ा एम्पायर इनका था, उसका एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो कैसे वो जो रियासतें थी, कैसे वो एम्पायर्स जो थे वो वर्क करते थे, इसे और अच्छे से स्टडी करने के लिए आप मैप स्टडी कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये एक मैप आपको दिया गया है और इसमें आपको बताया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो उस समय किस तरीके से रियासतें, किस तरीके से एम्पायर डिवाइड होते थे, उसी चीज़ को बताने के लिए मैं आपको दिया गया है। तो इसे आप स्टडी कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। और साथ ही दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि रिलीजन किस तरीके से डिवाइड हुए। दरअसल उस समय जो सबसे बड़े रिलीजन के रूप में जो उभरे वो दो ही रिलीजन थे। उनमें जो पहला रिलीजन था वो था हिंदुइज्म, हिंदूवाद। इसके अंदर वो लोग आते थे जो ब्राह्मण्स के द्वारा चलाए जाते थे, जो धर्म ब्राह्मणों ने क्या किया, स्प्रेड किया, फैलाया, और उनके अनुयायियों ने फैलाया। और वो लोग इस बात में बिलीव करते थे कि ईश्वर जो है वो दिव्य है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। अलग अलग रूप, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि देवों को पूजा जाता है, अलग अलग तरीके के देवता हैं। इस तरीके से हिंदुइज्म का प्रचार किया गया और अलग अलग रूप के देव देवता बनाए गए। जिसके विपरीत इस्लाम था, और इस्लाम में जो था वो सेवन्थ सेंचुरी में कुरान लेके आया। मतलब कि वहाँ पे मुस्लिम्स जो थे वो कुरान को ही अनुयायी बने, उनकी हॉली बुक कुरान के ऊपर वो चले, जिसमें वो एक ही गॉड यानी कि अल्लाह को मानते थे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी, क्योंकि जबकि वो एक ही भगवान अल्लाह को मानते थे, उसके बावजूद भी आगे आकर उनके पूजा करने के ढंग के बेस पर उनका जो रिलीजन था वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, सियाज और सुन्नीस। आपने ये सुना भी होगा। तो इस तरीके से रिलीजन को डिवाइड किया गया। तो दोस्तों जब ये रिलीजन डिवाइड हुए उस समय हिंदुइज्म और इस्लाम को परिभाषित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए इनको परिभाषित किया गया। लेकिन आज के समय में हमें पूर्णतया सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष ही रहना चाहिए। हमें एक विद्यार्थी होते समय ना तो हिंदुइज्म को ना ही इस्लामिज्म को प्रमोट करना चाहिए। ये भी मैं आपको इसके साथ साथ ही बताना चाहता हूँ। मेरे द्वारा कहा गया कोई भी शब्द किसी भी रिलीजन को आहत करने वाला नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल अब हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में। दरअसल क्या होता है कि समय काल को हम डिवाइड कर देते हैं कि ये इसका समय काल है, ये इसका समय काल है। तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने भारत के लिए समय को डिवाइड किया है। कैसे? उन्होंने कहा कि भारत में 3 पीरियड्स रहे। पहला पीरियड हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। क्योंकि उन्होंने ये बात 19th सेंचुरी के मिडल में कही थी, तो हो सकता है उस समय देश आज़ाद ना रहा हो या आज़ादी को ज़्यादा समय ना रहा हो। तो उसी समय उन्होंने जब ये बात कही तो वो इससे ये कहना चाहते थे कि भारत में सबसे पहले तो हिंदुओं का राज्य था, उसके बाद यहाँ पे मुगलों ने शासन किया और उसके तुरंत बाद ब्रिटिश यहाँ पे आए। इस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को डिवाइड किया।
लेकिन मैं यहाँ पे इस बात को पूरी तरह क्लियर कर दूं कि यहाँ पे केवल मुगल ही मुस्लिम नहीं थे, उससे पहले भी बहुत से ऐसे मुस्लिम्स थे जिन्होंने मुगलों से पहले भी शासन किया। उस पीरियड को भी मुस्लिम वाले पीरियड में ही गिना जा रहा है। दोस्तों, इस बुक के अंदर आप मेडिवल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। दरअसल ये वो पीरियड है जो मॉडर्न पीरियड को कॉन्ट्रास्ट करता है, यानी कि बनाता है। मतलब इस पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि मॉडर्न पीरियड को एकदम से प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है। तो ये आपकी बुक का एक छोटा सा व्यू है दरअसल ये चैप्टर, और इस चैप्टर में जो कुछ था वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ये जाना कि मैप कैसे बदल जाता है कुछ समय के बाद, और कैसे टर्मिनोलॉजी भी बदलती है समय के साथ। और हमने जाना कि हिस्टोरियंस क्या होते हैं और सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होती है, यानी कि आर्चिव्स क्या होते हैं। साथ ही सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में हमने जाना, और हमने जाना रीजन्स एंड एम्पायर्स के बारे में कि कैसे साम्राज्य फैला। उसके साथ साथ हम ये जान चुके हैं कि रिलीजन्स कैसे बटे, और साथ ही हमने जाना कि हिस्टोरिकल पीरियड को ब्रिटिशर्स ने कैसे बांटा। इस चैप्टर में पाए गए सभी तथ्य मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसके बाद भी कोई ऐसा तथ्य आपको मिलता है जो मैं नहीं बताया है इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे उस तथ्य से अवगत करा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस तथ्य की भी पूर्ण जानकारी दी जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक वर्स ट्यूटोरियल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम प्रोत्साहित होते रहेंगे। दोस्तों, अभी तक वर्स ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू दोस्तों।